बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, खबरें क्या हैं? देखें मुगल साहब, हुआ ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो जो मज़ाहमत के आंसू थे, मोटे मोटे आंसू, अच्छा, उनका घूंट गुड़क करके पुल जो पार कर लिया। मियां साहब ने बेसिकली कहा है कि महाराज तुसी ग्रेट हो, हाइब्रिड चलेगा और टका के चलेगा, ऐसे ही चलेगा भाई, हम नहीं, ये सिलसिला नहीं चल सकता। और वो जो हसरत है ना नून लीग के अंदर, वो अब वो गुंचे बिन खिले मुरझा गए हैं। वो जो घुटने हैं, कहते हैं ना कि मियां साहब ने सरेंडर किया हुआ है, उन्होंने घुटने अब गाड़ दिए हैं ज़मीन में। सही। उन्होंने कहा कि बस ये आपके फ़ोन पे मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। तो वो जो पैगाम आया उसमें मेरे को फरमाइश ना करना। ये जो पैगाम आया ना, सीधे सादे बोले भाले सादा लो करामत मुगल साहब, देहाती साहब, पेंडू, वो ये आया कि मियां साहब से इस नून लीग की किचन काबीना के इजलास के बाद ऐलान ये किया गया है कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है जी, ये कुदरत की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक इनाम है, नेमत खुदाबंदी, ये तोहफा है, खुदा का तोहफा है। और इस तोहफे से इस मुल्क ने दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करनी है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। मुल्क के 35 साल ज़ाया हुए ये निज़ाम ना होने की वजह से मुल्क बहुत बड़े बड़े सियासी हादसों से बच जाता अगर 35 साल पहले हम वो निज़ाम अपना लेते जो शहबाज शरीफ साहब ने तो इस इंट्रोड्यूस। निज़ाम का आगाज़ ही जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे इसी से हुआ था। उन्होंने कहा कैसे? जो रास्ता शहबाज शरीफ ने अपनाया है दैट इज गुड फॉर पाकिस्तान। और फिर आगे जब वो उन्होंने बोला ना कि इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने की, उसकी मैं आपकी तशरीह करूंगा। और दूसरा मामला था ये करप्शन वाले मामले पे ख्वाजा साहब ने बोलना था। ये ज़रा मैं आपको सुनवा देता हूँ, जिसने खुद सुनना है अपने कानों से, यानी कि और देखना भी है साथ में, क्योंकि हम तस्वीर नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट भी होते हैं, आपको पता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब अपने इंटरव्यू में जो मोहम्मद मालिक साहब का ARY के चैनल पे 35 मिनट और 13 सेकंड का अपलोड हुआ है, उसमें 13 मिनट और 13 सेकंड से ये गुफ्तगू शुरू होती है, जहाँ पर मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि मैं आजकल ये कहता फिर रहा था कि अगर इसी तरह फील्ड मार्शल साहब जा रहे होते, अमेरिका बुला रहा होता, अवभगत कर रहा होता और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो एक पेज फट जाता। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि ये एक पेज और ये हाइब्रिड निज़ाम कितना बेहतरीन है। जिसको पहले ये कहा जा रहा था कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ाती राय है, ये नून लीग के इजलास से उठ के आके राय है। सुने। कहा कि पाकिस्तान से बात की जाती है, मिडिल ईस्टर्न पॉलिसीज के अंदर भी व्हाइट हाउस जो से बात कर रहा है, सब कुछ हमारे यहाँ वन पेज बड़ा ज़रूरी होता है। मैं तो कल एक प्रोग्राम में ऑन अ लाइटर साइड कह दिया था कि अगर शायद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते और फील्ड मार्शल लंच पे चले जाते अकेले, तो शायद वन पेज फट जाता कि मैंने नहीं बुलाया। अब वेस्ट बहुत ज्यादा देख रहा है फील्ड मार्शल को, और यहाँ पे फिर टैंपा में दोबारा जाना स्ट्रेटेजिक है, अब ब्रसल्स पहुंच गए हैं, सब कुछ है। क्या ये थोड़ी सी नर्वसनेस कॉज कर सकता है इस्लामाबाद में रिलेशनशिप में कि नहीं यार ये इंटरनेशनल एरिना पे तो हमारे फील्ड मार्शल ज्यादा चलते हैं? मैं आपकी बात का जवाब जो है बड़ा मुख्तसर दूंगा। इस रिलेशनशिप के डिविडेंड्स पाकिस्तान को मिले या नहीं मिले, मैं आपसे सवाल मिल रहे बिल्कुल। So why should this relation get sour or something of the sort, when a relationship is delivering, जब एक ताल्लुक जो है, जो जिसको मैं हाइब्रिड कहता हूँ, जो आपका जुमला पकड़ लिया सबने पकड़ लिया है, और कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज भी उस पर करते हैं कि पहले ये कहता था अब ये कहता है। अब देखिए वक्त के साथ साथ अगर हमने कुछ रियलिटीज जो हैं, अगर ये हाइब्रिड आज से कुछ 30 साल 35 साल पहले हमें रियलाइज किया होता और इस किस्म की अरेंजमेंट की होती, तो आ सकता है बहुत से हादसात से, सियासी हादसात से या दूसरे हादसात से हम बच जाते। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। ये अरेंजमेंट डिलीवर कर रही है, इकोनॉमिकली डिलीवर कर रही है, डिप्लोमेटिकली डिलीवर कर रही है और स्ट्रेटेजिकली डिलीवर कर रही है। मैं तो दुआ गो हूं, और मैं हैट्स ऑफ टू शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल बोथ, मोर सो टू क्योंकि ये चीजें अमूमन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी माजी में जो है सारी की सारी सिविलियंस पे आती रही। मैं सही कह रहा हूँ तो गलत कह रहिएगा बीच में कि नहीं तो गलत कह, ये सिविलियंस पे आती रही कि वो प्रोवोक करते हैं, वो प्रेस पास करते हैं या वो एक्सेस कमिट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी अरेंजमेंट गॉड गिवन अरेंजमेंट है कि जिसमें जो आप खदशात जाहिर आपने जो 1-1.5 मिनट पहले जाहिर किए हैं, वो खदशात जो है ना, वो मैं समझता हूँ दे आर अनफाउंडेड। कोई ऐसी बात नहीं है। तो पर्सनालिटीज का फर्क, सबसे बड़ा फर्क है। अगर
नवाज शरीफ साहब होते हैं या शहबाज शरीफ है तो पर्सनैलिटी मैं पर्सनैलिटीज के मैं कहूंगा कि इसमें थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल एक फ्रेमवर्क भी जो है वो मैटर करता है कि मैं चाहूंगा कि जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर के ऊपर कि सिविलियन सुप्रीमेसी जो है अल्टीमेटली इस मुल्क में एस्टैब्लिश हो। उसको रास्ते हैं, उसको कई रास्ते अपनाए जा सकते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है तो अगर मेरे खुदा न खास्ता मेरे हाथ कुछ आ जाता है कि मैं कौन सा रास्ता अपनाता भी गल आ गई तो बड़ा चूरमा हो रहा है तो वो कौन सा रास्ता अपनाता हूँ। मेरा ख्याल है जो रास्ता शहबाज शरीफ ने अपनाया है दैट इज गुड फॉर पाकिस्तान, दैट इज गुड फॉर इंस्टीट्यूशंस आल्सो। अगर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो है अगर विड्रॉल्स भी होनी है तो ऑर्डरली विड्रॉल्स हो। व्हाट डू यू मीन इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेते हैं? इंस्टीट्यूशनलाइज मेरा मतलब है कि ये इस वीक इंस्टीट्यूशनलाइज ऑलमोस्ट हो गया हुआ है ना कि SIFC में है और जो कैबिनेट तो 27वें अमेंडमेंट में तो नहीं और इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग I'm not a very inquisitive person. मैं उतना क्यूरियोसिटी जो है वो क्या कहते हैं kill the cat. तो I don't want to be a cat. तो वो उस जो मेरा you know fag end of my political career or my life. अच्छा जी, बस यहाँ तक रखते हैं। गुफ्तगू उन्होंने लंबी चौड़ी की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात की ना, तो फ्रैंकली मोहम्मद मालिक साहब क्या कह रहे थे? मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे कि जिस निज़ाम की अभी हम मुलाकात से उठ के आए, बड़ी बेहतरीन मुलाकात हुई है, सारे मामलात पे मुशावरत हुई है, उसके बाद उन्होंने मौजूदा निज़ाम के हवाले से उनकी गुफ्तगू, अब मियाँ साहब की गुफ्तगू या मियाँ साहब का मतम नज़र तसव्वुर होगा, उन्होंने आगे खोल के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि नहीं यार, वो मियाँ साहब का वो बैटिंग ऑर्डर शॉर्डर तब्दील करने की कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं, वो खड़े नहीं, ये बेहतरीन निज़ाम है, इसके डिविडेंड्स हैं, वो मिल रहे हैं, इसका फ़ायदा पहुँच रहा है, ये बड़ा बेहतरीन है। 35 साल से नहीं था, 35 साल पहले हो जाता, मुल्क बड़े हादसात से बच जाता। ये खुदा की तरफ से एक इनाम है, एक तोहफ़ा है ये तरीक़ाकार। हमारे को पहली चीज़ें जो हैं वो मियाँ साहब ने बैक बर्नर पर डाल दी, साइड में कर दी हैं। तो उस पर मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें। अच्छा, यानी इसको आइन में गुंजाइश निकाल कर इसको आइनी कर देंगे, यही हाइब्रिड निज़ाम, यही तरीका कार होगा। यानी यहाँ पर 27वीं आइनी तरमीम में फिर वो जो गुंजाइश, एक सिविल मिलिट्री बैलेंस, आपको बाय द वे फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू में भी अक्सर ये सजेशन, या तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों के गुफ्तगू में ये सजेशन माजी में नज़र आती रही है। और ये फाइंडिंग अ परफेक्ट सिविल मिलिट्री बैलेंस, उसको बहुत सारे लोग जो हैं वो नीड ऑफ द आवर समझते हैं, लेकिन हमेशा से ये जो हमारी पॉलिटिकल जो जमातें हैं, इनका फसाद यानी फेस के ऊपर यही रहा है कि नहीं जनाब, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, अवामी जो बेसिकली कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और तमाम फैसले जो है वो होने चाहिए जो इलेक्टेड एलीट है, इलेक्टेड लीडरशिप है मुल्क की, किसी और का फैसला नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज की बात की ना, तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ी सी कन्नी मार के ना साथ में थोड़ा सा वो भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इतना इनक्विजिटिव पर्सन नहीं हूँ, मैं इतनी टो लेने वाला, इतना तजस्सुस वाला मैं आदमी नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, कि ये जो टो लेने की तजस्सुस वाली आदत है, बिल्ली मार दी थी। तो ख्वाजा से साहब ने कहा कि मैं वो बिल्ली नहीं बनना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं वो बिल्ली बनूं। अलबत्ता ये ऑब्जेक्शन अगर कुछ होता, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ रेड लाइंस होती, आज नून लीग ने ड्रॉ की होती कि नहीं, हमने मीडिया में जाके पोस्चरिंग जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर ये लेनी है कि दीज आर द रेड लाइंस, यहां से अलावा जो है वो चीजें ठीक हैं। तो वो उन्होंने रिफ्रेनिंग वाइल यू आर गिवन अ चांस, आपको एक फुल टॉस, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया हो या तो क्लोज एंडेड हो ना, कि फलां स्पेसिफिक, तो वो कहें यार मैं स्पेसिफिक पे नहीं जाना चाहता, ये मखसूस बात नहीं करना चाहता है, यहाँ पे मेरे हाथ जलते हैं, यहाँ पे मेरे पर जलते हैं, इतों आगे नहीं मैं जा सकता, यहाँ से आगे मैंने जूती उतार के जाना है, यहाँ से आगे मैं फर्शी सलाम ठोकता हुआ जाऊँगा, वगैरह वगैरह। तो वो उन्होंने नहीं कहा, उन्हें बड़ा ओपन एंडेड सवाल दिया था, इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें, तो उनके पास था। तो इसका मतलब ये है कि वो जो रेड लाइंस है ना, वो कोई नहीं, रेड लाइंस नहीं है, दे आर ओपन टू नेगोशिएशन, ओपन टू डिस्कशन, मिल बैठ के बातचीत के जरिए फाहम तफहीम से मामला जो है वो हल हो जाएगा। दूसरी चीज़ थी नून लीग की अपनी दाखिली मामलात। एक लड़ाई जो है उसका अभी बेसिकली 3 लड़ाइयाँ,
3 لڑائیوں کا جو ہے میں سے ایک لڑائی کا نتیجہ آج وہ خواجہ آصف صاحب نے جو بیان کیا وہ ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں. 2 لڑائیاں اور ہیں جن پہ ورشن آنا ہے صحیح. ابھی اس ملاقات کے بعد. ایک ٹگ آف وار یا ایک سرد مہری یا ایک ٹسل یا ایک تھوڑا سا پرابلمٹک ریلیشن شپ چچا بھتیجی کا, اور یہ میں اب ایسی آف دا کف بات نہیں کر رہا. جب ایک شہباز شریف کے بہت قریبی تصور ہونے والے حذیفہ رحمان ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم 18 کلومیٹر کی حکومت ہیں, چینی کا حساب ہمارے سے نہیں صوبوں سے لو, جاؤ ان سے پوچھو جنہوں نے قیمت کا. No mind it. He is shifting the blame and responsibility from the center to the province. Province میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایک اپیرنٹ چیز معاملہ موجود ہے پنجاب کے اور شہباز شریف صاحب کے یہ چینی والے یا دیگر معاملات. اور آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ چینی والے معاملے پہ فیملی کے اندر ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. یہ خبریں آلریڈی رپورٹ ہو چکی ہیں, صحیح, جس نے 450 ارب کا ٹیکہ جو ہے وہ عوام کو لگایا مبینہ طور پر. تو اس کے اوپر ابھی ایک تو جواب آنا ہے. دوسرا ایک معاملہ ہے جو کابینہ کی توسیع اور پرانے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے, وہ مریم نواز صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان ہے. وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا اس میٹنگ میں کیا اس کے اوپر کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پنجاب میں ٹاسک فورس بنا کے کن کن کو لے کے آنا ہے, اس پہ کس کو پارلیمانی سیکٹری کے عہدے پہ لانا ہے, یا کوئی کابینہ کا ری شفل اور اس میں ایڈیشن ہونی ہے, کچھ لوگ ہیں جن کو ایڈجسٹ کرنا ہے. میاں صاحب کی آستین پکڑ کے جو لوگ ہلاتے ہیں ان میں سے کچھ ہیں جن کو میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ایڈجسٹ کر دیں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ آن دا بیسس آف انفارمیشن. یہ 3 سے 4 درجن کے درمیان لوگ ہیں جن کو میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ایڈجسٹ ہو جائیں. اور مریم نواز صاحبہ کو اس پر نقطہ نظر آپ کو معلوم ہے, وہ ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں کہ وہ وائب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ٹیم میں ایسے لوگ ہوں جن کو انکل یا بھائی کہہ کے وہ کرنا پڑے. وہ فرسٹ ٹائمر سیکنڈ ٹائمرز یعنی کہ فرسٹ ٹرم ہو جن کا یا سیکنڈ ٹرم ہو زیادہ سے زیادہ, اور جو دب کے کام جو ان کی مرضی کے مطابق کریں, جو ان کو میڈم چیف منسٹر کہہ کے بلائیں. تو اس کا بھی جواب آنا ہے. تیسرا معاملہ تھا یہ جو خواجہ آصف صاحب اور مریم نواز صاحبہ وہ گئے تھے نا ہماری شکایت لگانے کے لیے میاں صاحب کے پاس. خواجہ آصف صاحب جتنا مرضی رکھ دیں, پھر وہ بعد میں لاہور والی ملاقات کی تصویر بھی آئی تھی. تو خواجہ آصف صاحب نے ایک تو یہ کہا ہے کہ وہ ایک تو یہ سمجھ آ گئی کہ انہوں نے جو اپنا ہاتھ ہے وہ سنگیڑا کے سر سے اٹھا لیا, ان کو اپنی ڈسون کر دیا. تو وہ ہی ہیز بین کٹ ٹو ہز سائز. جی, کیا آپ نے یہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس سے. دوسرا یہ کوئی یعنی کہ آپ لوگوں کی انٹیلیجنس کو ڈاؤٹ کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میں نے یہ جو پرتگال والی بات کی تھی نا, یہ تو میں نے 2-3 دن بعد ویسے ہی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک ٹاک آف دا ٹاؤن ہے پرتگال والی میں نے کر دی. نہیں, وہ خواجہ آصف صاحب نے بات اسپیسیفکلی اسی ریزنٹمنٹ میں کی تھی, سب کو معلوم. بالکل ایسا, مطلب یہ اس سے ریورس گیئر لگایا. اب آپ یعنی کہ لوگوں کی انٹیلیجنس کو تو نہ کوسچن کریں نا, اب اتنے پولے ہیں نیوی پولے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ خواجہ صاحب نے یہاں پہ کہا کہ جو یہ کلیریفیکیشن دی ہے, انہوں نے کہا جو ان کی بات سے بیسکلی تاثر یہ گیا تھا کہ جو مریم نواز کی ٹیم میں موجود آفیسرز اپنی بیوروکریسی میں کچھ لوگوں کا احتساب کرنے پر تل گئے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سے لوگوں نے تاثر یہ لیا تھا کہ ہی از ہٹنگ آؤٹ ایٹ دیم, کہ یہ اربوں خربوں کے کھابے لگاتے ہیں, سیاستدانوں کے حصے میں بچا کچھ آتا ہے اور یہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, انہوں نے کہا سینئر بیوروکریٹس. تو آج خواجہ آصف صاحب نے یہ کلیریفائی کر دیا کہ جو اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے اس کے جو ڈی جی ہیں قابل اور ایماندار افسروں پر یہ مشتمل محکمہ ہے, اور وہ بہت قابل ایماندار اور انٹیگریٹی والے افسر ہیں. سوسائٹی والوں نے اپنے گڈ آفیسز استعمال کرتے ہوئے سنگیڑا کا معاملہ کروا لیا انٹرٹین, اور انکوائری اب چل رہی ہے. تو وہ اب انہی کی کسٹڈی میں ہے ڈی جی صاحب کے ان کے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو 3-4 دن بعد نہیں پرتگال ٹاک آف دا ٹاؤن تھا, میں نے کر دیا. پھر کسی نے مجھے فون کیا, اس نے کہا کہ 50% سے زیادہ تو آپ نے کچھ زیادہ ہی کر دیتا, خواجہ صاحب تھلے بھی ہاتھ رکھ لو. تو کہتے ہیں وہ 35 کر دینا, 35 کر دیتا ہوں. پھر میں نے کہا چلو میں 25 کر دیتا ہوں, 25% نے خرید لیا. تو میں نے تو وسل بلو کر دی. خواجہ صاحب کا کام وسل بلو کرنا نہیں. خواجہ صاحب نے میڈیا اور اس کے حوالے سے تذکرہ کیا. البتہ ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, ویسے تو لانگ اسٹوری ہو گئی ہے آلریڈی, لیکن اس سارے منظرنامے میں میاں صاحب کا 28 مئی 2024 کے بعد پہلا اتنا تام جھام والا ایسا اجلاس, اس کے بعد جو اہم معاملات تھے ان پہ موقف آنا تھا. خواجہ صاحب نے آ کے انٹرویو دے دیا.
اب ظاہر ہے کہ اٹ ول بی ڈیمڈ ایز میاں محمد نواز شریف's ڈیسیجن, پارٹیز ڈیسیجن جو انہوں نے آ کے دیا ہے, انلیس سمون ایلس کمز آن دا اسکرین, احسن اقبال صاحب یا وہ رانا صاحب آئیں اور وہ آگے سے کوئی 360 180 ڈگری کی کوئی اور ہی بات کر دیں. البتہ انسو جو ہے نا, وہ جو بغاوت والے, مزاحمت والے, وہ سارے وہ کوڑا گلپ ڈاؤن. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.